लीजिए सुनिए हरिशंकर परसाई जी द्वारा विरचित व्यंग्य प्रेमियों की वापसी। नदी के किनारे बैठकर दोनों ने अंतिम चिट्ठी लिखी। यह दुनिया क्रूर है, प्रेमियों को मिलने नहीं देती। हम इसे छोड़कर उस लोग जा रहे हैं जहां प्रेम के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। प्रेमेंद्र ने कहा, यह दुनिया बहुत बुरी है न रंजना। रंजना ने समर्थन किया, हाँ, बहुत दुष्ट है। इसमें आग क्यों नहीं लगती रंजना? क्योंकि आग लगाने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेमी जरा देर कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने कहा, हम अनंत काल तक उस लोक में सुख भोगेंगे। प्रेमिका बोली, इसका भी क्या ठीक है? वहाँ मेरे चाचा चाची पहले से ही हैं। तुम्हारे चाचा भी वहाँ पहुँच गए हैं। वे लोग क्या हमें शादी करने देंगे? प्रेमी ने समझाया, वहाँ कोई बंधन नहीं है। भगवान खुद कन्यादान करेंगे। बुजुर्गों के बाप भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो चिट्ठी पर दस्तखत करो। रंजना ने कहा, नहीं, पहले तुम। प्रेमेंद्र ने कहा, नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। रंजना ने कहा, पर मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। इस बात से सुसंस्कृत पुरुष खुश हो गया और उसने दस्तखत कर दिए। नीचे पुरुष की अनुगामिनी ने दस्तखत कर दिए। पानी में कूदते वक्त भी विवाद हुआ। नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। नहीं, तुम पहले। मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। सुसंस्कृत पुरुष को इस बार खुशी नहीं हुई। उसने संदेह से पुरुष की अनुगामिनी की तरफ देखा। उसने भी पलटकर संदेह से सुसंस्कृत पुरुष की तरफ देखा। दोनों एक साथ साड़ी से बंधे और कूद पड़े। जार्जेंट सार्थक हुई। रास्ते में रंजना ने प्रेमेंद्र से कहा, तुम तो मरने के बाद भी दांतों से नाखून काटते हो, बड़ी गंदी आदत है। प्रेमेंद्र ने कहा, तुम भी तो भैंस की तरह मुंह फाड़ कर जमाई ले रही हो। मुंह पर हाथ क्यों नहीं रखती? बड़ी गंवार हो। रंजना ने विषय बदलना उचित समझा। बोली, उधर घर के लोग अपने लिए बहुत रो रहे होंगे। प्रेमेंद्र ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो खुश होंगे, सोचते होंगे बला टली, दहेज बचा। तुम्हारी 4 बहनें और बैठी हैं ना। रंजना ने तैश में कहा, और तुम्हारा बाप क्या रो रहा होगा? मैं जानती हूं वह तुमसे कितनी नफरत करता था। अब प्रेमेंद्र को विषय बदलना उचित मालूम हुआ। उसने कहा, छोड़ो इन बातों को, इधर घर बसाने की सोचो। रंजना ने कहा, बड़ी गलती हो गई। मैंने कॉलेज में हमेशा पाक शास्त्र का पीरियड गोल किया। सीख लेती तो तुम्हें बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती। फिर उसे कुछ याद आया। बोली, पर कोई बात नहीं, हमारी पाकशास्त्र की प्रोफेसर मिस सूद पिछले महीने ही वहां पहुंची है। तुम उन्हें जानते हो ना? पाकशास्त्र बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर खाना बहुत खराब बनाती हैं। उन्हें प्रिंसिपल साहिबा के भाई से गर्भ रह गया था, उन्होंने जहर खा लिया। बेचारी ने कैरेक्टर रोल अच्छा लिखवाने के लिए वैसा किया था। वे उस लोग पहुंच चुके थे। शाम को पार्क में घूम रहे थे कि एक बेंच पर पहचाने से स्त्री पुरुष बैठे दिखे। पुरुष नारी का हाथ पकड़े था और नारी पुरुष के कंधे पर सिर रखे थी। प्रेमेंद्र ने ठिठक कर कहा, अरे, ये तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर सक्सेना साहब हैं। रंजना ने कहा, और वह मेरी हेडमास्टरनी मिसेज शर्मा हैं। प्रेमेंद्र ने कहा, सक्सेना साहब तो बड़े सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे। हमने उन्हें कभी मुस्कराते भी नहीं देखा। हम लोगों को आश्चर्य होता था कि जो आदमी मुस्करा नहीं सकता उसके बच्चे कैसे होते जाते हैं। वे मुड़ने लगे, तभी हेडमास्टर ने पुकारा, शर्माओ मत बच्चों, इधर आओ। वे उनके पास चले गए। मिसेज शर्मा ने अपनी विद्यार्थिनी को पहचान लिया। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत होते रही। फिर वे अपने अपने विद्यार्थी से पार्क में घूमते हुए बातें करने लगे। हेडमास्टर ने कहा, प्रेमेन, तुम परेशान हो रहे हो कि मुझ जैसा कठोर, संयमी और सदाचारी आदमी मिसेज शर्मा से प्रेम कैसे करने लगा। बात ऐसी हुई कि 2 साल पहले एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर में हम दोनों मैट्रिक की परीक्षा के नंबरों का टोटल कर रहे थे। तभी हमारा भी टोटल हो गया। 3 महीने पहले मिसेज शर्मा को निमोनिया हुआ और निमोनिया से उसकी मौत हो गई। और एक हफ्ता पहले मैं भी हार्ट फेल से यहाँ आ गया। मैंने इससे कह दिया है कि मैंने तुम्हारे विरह में आत्महत्या कर ली। तुम उसे बता मत देना कि मैं हार्ट फेल होने से मरा। उधर मिसेज शर्मा ने रंजना से कहा, मैं तो इस हेडमास्टर का घमंड तोड़ना चाहती थी। यह बड़ा कठोर और सदाचारी बनता था।
राष्ट्रपति से तमगा ले आया था, पर जब मैंने इसे तोड़ा तो तमगा बेचकर मेरे चक्कर लगाने लगा। झूठ बोलना इसने यहां भी नहीं छोड़ा, मरा हार्ट फेल होने से, और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आत्महत्या कर ली। देख, तुझे जो करना हो जल्दी कर लेना, पुरुष का कोई भरोसा नहीं। यह हेडमास्टर चोरी चोरी अपनी साली की तलाश करता रहता है। उधर हेडमास्टर ने प्रेमेंद्र से कहा, इस लड़की का कोई पूर्व प्रेमी तो यहां नहीं है, जरा सावधान रहना, कुछ भरोसा नहीं। यह हेडमास्टरनी चुपके चुपके अपने स्कूल के संगीत मास्टर का पता लगाती रहती है। वे अपने गुरुओं से दीक्षा लेकर आगे बढ़े तो देखा प्रेमेंद्र के चाचा अपने साहब की बीबी के हाथ में हाथ डाले घूम रहे हैं। उसे झटका लगा। चाचा के बारे में वह ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाचा ने उसे देख लिया, बोले, शर्माओ मत, यहाँ हम सब मुक्त हैं। मेम साहब से हमारा उधर से ही चल रहा था। प्रेमेंद्र ने कहा, मगर चाचा, आप तो कहा करते थे मेम साहब बड़ी फ्लर्ट औरत है। चाचा ने कहा, सो तो हम उसकी तारीफ में कहते थे। अरे पतिव्रता होती तो हमारे किस काम आती, फ्लर्ट है तभी तो हमें फायदा पहुंचाती रही है। अब प्रेमेंद्र को विश्वास हो गया कि जिनसे डरते थे वे सब नियम बंधन यहां नहीं है। वह रंजना से शादी करने के लिए कहता और वह टालती जाती। एक दिन उसने कहा, मैं सब जान गया हूं, तुम छिपकर उस विनोद से मिलती हो, वह जो कार दुर्घटना में मर गया था। वह हेडमास्टरनी तुम्हें उससे मिलवाती है। तुम भूल गई कि यह वही विनोद है जिसके बाप ने तुम्हारे बाबूजी को सस्पेंड करवाया था। रंजना ने कहा, तुम्हें भ्रम है, मैं उससे नहीं मिलती। तुम उससे कहीं प्रेम मत करने लगना। मैं भला उस बदमाश से प्रेम करूंगी? तुम उसे प्रेम करने ही लगी हो, मुझे विश्वास हो गया। आखिर क्यों तुम ऐसा सोचते हो? कैसे कहते हो कि मैं उससे प्रेम करती हूं? इसलिए कि तुमने उसे अभी बदमाश कहा। प्रेम ना करती तो उसे बदमाश नहीं कहती। रंजना ने छिपाना जरूरी नहीं समझा। उसे बतला दिया कि मैं विनोद से विवाह करने वाली हूं। प्रेमेंद्र ने रोना चाहा, पर उस लोक में आंसू नहीं निकलते। उसने उसे भला बुरा कहा और आत्महत्या की धमकी देकर चला गया। पर आत्महत्या वह कर नहीं सका। उसने फांसी लगाने की कोशिश की, गर्दन कसी ही नहीं। रेल के नीचे लेट गया, पर पूरी गाड़ी निकल गई और उसे चोट तक नहीं आई। वह नदी में कूदा, पर उतराता रहा। एक दिन वह इमारत की 5वीं मंजिल से कूद पड़ा। नीचे सड़क पर एक पुलिस वाले के ऊपर गिरा। पुलिस वाले ने हंसकर कहा, क्या बच्चों का खेल खेलते हो? प्रेमेंद्र ने कहा, मैं 5वीं मंजिल से कूदा हूं और तुम इसे बच्चों का खेल कहते हो? उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ, तुम यहां 100वीं मंजिल से भी कूद सकते हो, पर तुम आखिर कूदे क्यों? प्रेमेंद्र ने कहा, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। पुलिस वाले ने कहा, पर आत्महत्या तो यहां हो नहीं सकती। हो जाए तो जीव यहां से कहां जाए? तुम्हारे उधर के कवि तक यह जानते हैं। किसी ने कहा है ना, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? प्रेमेंद्र ने कहा, तो हत्या तो हो सकती होगी। मैं उस हेडमास्टरनी की हत्या करना चाहता हूं। पुलिसमैन ने कहा, तुम्हारे पुराने संस्कार छूटे नहीं हैं, तभी तो हत्या के लिए पुलिस से सलाह मांगते हो। देखो, हत्या भी नहीं हो सकती। यही समस्या है कि जीव कहां जाए। बात क्या है? कुछ प्रेम वगैरह का मामला है क्या? प्रेमेंद्र ने कहा, हाँ, वह मुझे धोखा दे गई। पुलिसमैन ने कहा, तो तुम प्रेम और विवाह विभाग के संचालक से मिलो, वे मामला सुलझाएंगे। प्रेमेंद्र संचालक के दफ्तर में गया। उन्होंने उसे सिर से पांव तक देखा और खूब मुस्कान लाकर पूछा, यस यंग मैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? प्रेमेंद्र ने कहा, साहब भारत से आए मालूम होते हैं। साहब ने कहा, तुमने कैसे जाना? प्रेमेंद्र ने कहा, ऐसे कि आप यहां भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, यह ऊंचे दर्जे के भारतीय का लक्षण है। साहब ने कहा, तुम ठीक कहते हो, अंग्रेजी के लिए ही मैंने वह गिरा हुआ देश छोड़ दिया। मैं आईसीएस था, दिल्ली में एक विभाग का सेक्रेटरी था। 26 जनवरी 1965 को जब हिंदी उस देश की शासन की भाषा हो गई तो 27 को मैं हवाई जहाज से लंदन पहुंचा और टेम्स नदी में कूद पड़ा। प्रेमेंद्र ने कहा, सर आप इतनी दूर क्यों गए? वहीं दिल्ली में यमुना में कूद कर मर सकते थे। साहब ने कहा, नॉनसेंस, कैसी बात करते हो? यमुना में कूदता तो हर मेजेस्टी इंग्लैंड की रानी मेरे बारे में क्या सोचती? प्रेमेंद्र ने उन्हें अपनी समस्या बताई। संचालक ने कहा, यह पॉलिसी का मामला है, ऊपर से तय होगा। पॉलिसी तय करा लो तो अमल में मैं जैसा कहोगे वैसा उसे घुमा दूंगा। ठीक उस पॉलिसी से उल्टा उसी पॉलिसी के अंतर्गत कर सकता हूं। मुझे दिल्ली में इसका अभ्यास हो चुका है। मैं तुम्हारा केस विधाता के पास भेज देता हूं, तुम उनसे कल मिल लो।
दूसरे दिन प्रेमेंद्र विधाता के सामने हाजिर हुआ। रंजना भी बुला ली गई थी। विधाता ने कहा, तुम्हारा मामला हमने देख लिया, तुम क्या चाहते हो? प्रेमेंद्र ने कहा, अगर आप इसे सीरियसली लें तो मैं आपको प्रभु कहूं। प्रभु, आप रंजना को मुझसे प्रेम करने का हुक्म दें और उस बदजात हेड मास्टरनी को डिसमिस कर दें। विधाता ने कहा, जहां तक प्रेम का संबंध है, हमारे हाथ संविधान से बंधे हैं। प्रेम पब्लिक सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है। वह हेडमास्टरनी भी हमारी नौकरी में नहीं है। हम दूसरा पक्ष सुनकर समझौता कराने का प्रयत्न कर सकते हैं। देवी रंजना, तुम्हें इस संबंध में क्या कहना है? रंजना ने निवेदन किया, प्रभु, हमारी दुनिया में स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए जो हमारे संपर्क में आ जाता है उसी से हमें प्रेम करना पड़ता है। यह प्रेमेंद्र हमारे घर में बचपन से आता रहा है। पिताजी इससे पान सिगरेट मंगवाते थे। मेरे माता पिता इतने सख्त हैं कि ना मुझे अकेली कहीं जाने देते थे, ना किसी आदमी को घर में आने देते थे। मैं प्रेमेंद्र के सिवा किसी दूसरे पुरुष को जानती भी नहीं थी। इसी मजबूरी में जो हमारा संबंध हुआ उसे हम प्रेम कहने लगे। मेरा वश चलता तो मैं विनोद से प्रेम करती, मुझे वह पसंद था, पर उसके पिता ने हमारे बाबूजी को सस्पेंड करवा दिया था, इसलिए उसका हमारे यहाँ आना नहीं होता था। पर यहाँ स्वतंत्रता है, मैं अपनी इच्छा से प्रेम कर सकती हूँ, इसलिए विनोद से प्रेम करती हूँ। परतंत्रता में जो हो गया वह स्वतंत्रता में नियामक नहीं हो सकता। विधाता ने प्रेमेंद्र से कहा, सुना तुमने, तुम क्या कहते हो? प्रेमेंद्र ने दुखी प्रेमी के आधिकारिक रोष से कहा, यही कहना है कि हमें ऐसी जगह नहीं रहना, हमें वापस हमारे संसार में भेज दिया जाए। इधर का भरोसा झूठा निकला। विधाता ने कहा, तुम वहां से यहां और यहां से वहां भागते फिरोगे या कुछ करोगे भी? तब तक सचिव ने रिकॉर्ड देकर बताया, प्रभु, इस लड़की की माता का कोटा खत्म हो गया। 5 लड़कियां देनी थीं सो दे चुकी। अब यह उसी परिवार में जन्म नहीं ले सकती। लड़के के बाप का अलबत्ता एक बेटा बकाया है। प्रेमेंद्र ने गुस्से से कहा, अजीब धांधली है, यहां भी अपना बाप हम नहीं चुन सकते? एक लड़की किसी को दे देने में क्या लड़कियों का स्टॉक यहां खत्म हो जाएगा? विधाता ने उसे नाराजगी से देखा। बोले, तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। प्रेमी महोदय, तुम इतनी जल्दी दुनिया क्यों छोड़ आए? किसी दुर्घटना में मारे गए थे क्या? प्रेमेंद्र ने कहा, मैं प्रेम के कारण आत्महत्या करके आया हूं। हम दोनों एक साथ नदी में कूद पड़े। वहां दुनिया वाले हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे। विधाता ने कहा, मगर तुम बातें ऐसे तैश में करते हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर आए हो। दुनिया में कोई और काम करने को नहीं बचे थे जो यहां चले आए। वे दोनों एक दूसरे की तारीफ करते और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विधाता ने रंजना से कहा, देवी जी, आपका नया प्रेमी जब सुनेगा कि आप इनके प्रेम में आत्महत्या करके आई हैं तो वह भी आपको छोड़ देगा। यहां सुंदरियों की कमी नहीं है। रंजना ने कहा, साहब, यह जगह हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ कुछ निश्चित ही नहीं है। इधर की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो सकती। कोई किसी के प्रति सच्चा नहीं होता। आप तो हम लोगों को वापस हमारी दुनिया में भेज दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए। विधाता ने कहा, पर अब एक कठिनाई है। जो प्रेम में आत्महत्या करके आते हैं उन्हें फिर मनुष्य बनाने का नियम नहीं है। जिस कारण से उन्हें जीना चाहिए उस कारण से वे मर जाते हैं। उनमें मनुष्य के रूप में प्रेम करने के योग्य साहस और विवेक की कमी होती है। तुम्हारे लिए भी यह अच्छा नहीं है कि तुम फिर मनुष्य बनो। एक बार बनकर और प्रेम करके तुमने देख लिया, तुमसे बना नहीं। तुम में हिम्मत ही नहीं है प्रेम को निभाने की। तुम दोबारा इस झंझट में मत पड़ो। कोई और जीवधारी बनो जो मनुष्य की तरह प्रेम करने को बाध्य नहीं है। बोलो, कौन जानवर बनना चाहते हो? प्रेमेंद्र ने रंजना से कहा, बता क्या बनेगी? उसने प्रेमेंद्र से कहा, तुम ही बताओ पहले। प्रेमेंद्र ने कहा, नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत आदमी हूं, लेडीज फर्स्ट। रंजना ने कहा, नहीं, तुम पहले बताओ, मैं स्त्री हूं, पुरुष की अनुगामिनी। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई द्वारा विरचित व्यंग्य प्रेमियों की वापसी। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद।